हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज मी मोहम्मद हमजा मोहम्मद एंड यू आर वाचिंग प्रोग्राम हमारी सेहत, आवर हेल्थ। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। एहतियात इलाज से बेहतर है। हम ये जुमला कई सालों से सुनते आ रहे हैं। जब कोई गाड़ी चला रहा होता है तो हम उसको कहते हैं सीट बेल्ट पहन लें, खुदा ना खास्ता एक्सीडेंट हो तो बचे रहें। बाइक चला रहा होता है तो हम उसको कहते हैं हेलमेट पहन लें ताकि खुदा ना खास्ता कोई बड़ी चीज़ हो तो वो आपका सर महफूज रहे। तो एहतियात इलाज से बेहतर है। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। उसी एहतियात को मद्देनजर रखते हुए आज का हमारा टॉपिक है हाइजीन। कि अगर हम अपनी हाइजीन को बड़े क्योर कर लें, हाइजीन का ख्याल रखें तो बहुत सारी बीमारियों से हम बच सकते हैं। इसी टॉपिक पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं आज डाउ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज से डॉक्टर शहजाद चौधरी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अच्छा, टॉपिक हमारा हाइजीन है। शो का नाम हमारा हमारी सेहत है, हमारी आवर हेल्थ है। हेल्थ का हाइजीन से क्या ताल्लुक है? देखिए, हम सब देखने सुनने वालों को तो ये बहुत ही बेसिक सा और मोनोटोनस सा टॉपिक लगेगा, लेकिन ये बहुत ही बेसिक और इम्पोर्टेंट रोल रखता है हमारी लाइफ पे। ओके, कैसे? ठीक है, एज द नेम इंडिकेट्स कि ये हमारी हेल्थ से एंड हमारी पर्सनालिटी से रिलेटेड है। ठीक है, और अगर हम रिलीजन एस्पेक्ट से बात करें तो सफाई निस्फ ईमान है, क्लीननेस इज जस्ट फेथ। ठीक है, तो अगर हम हेल्थ से स्टार्ट लेते हैं, आपका शो भी रिलेटेड टू हेल्थ ही है। हेल्थ इज समथिंग के जो किसी भी इंसान का वेलबींग होना। अब हेल्थ जो है वो सिर्फ ये नहीं है कि अगर कोई पर्सन कोई डिजीज नहीं है तो फिर वो हेल्दी है। हाँ। नहीं, हेल्दी होना, मेंटली हेल्दी, फिजिकली हेल्दी और सोशली हेल्दी होना भी उनके लिए मतलब अगर कोई बीमार नहीं है तो उसको हम ये नहीं कह सकते, कंसिडर नहीं करेंगे कि दैट पर्सन इज हेल्दी। अच्छा, तीन चीजें जरूरी हैं जी। ओके, फिजिकली और सोशली एंड मेंटली। अच्छा, हाइजीन फिर क्या होती है? इससे क्या ताल्लुक? वैसे तो इसकी बहुत टाइप्स हैं, डिस्ट्रीब्यूशन है, लेकिन आज हम जिस बारे में बात करेंगे वो है पर्सनल हाइजीन। ओके, जिसमें आ जाता है हमारी ईयर हाइजीन, ओरल हाइजीन, हैंड हाइजीन, हेयर हाइजीन, नेल हाइजीन। ये सब के बारे में हम आज बात कर सकते हैं। अच्छा, ओरल, ईयर, हैंड हाइजीन, नेल हाइजीन पर हम बात करेंगे। एक काम करते हैं, हम ऑडियंस की आसानी के लिए एक एक करके हम इसको लेते हैं। ओरल हाइजीन के बारे में पहले बताएं। ओरल हाइजीन क्या होती है, उसमें कैसे हम अपने आप को मेंटेन करते हैं? ओरल हाइजीन में अगर सबसे पहले इनिशिएट करें तो हमें ब्रश करना होता है। ट्वाइस अ डे रिकमेंडेड है ब्रश करना। अब आप मुझे कब, तो सुबह ब्रेकफास्ट के बाद बहुत से लोग, हम लोग सबकी आदत होती थी कि बिल्कुल उठते साथ ही हम ब्रश कर लेते हैं एंड देन वी गो फॉर ब्रेकफास्ट। सही। नो, रिकमेंडेड है कि ब्रेकफास्ट के बाद ब्रश करना चाहिए। लेकिन लोग तो यहाँ आमतौर पे उठते के साथ, यही अवेयरनेस की कमी है जिसकी वजह से हमें ब्रेकफास्ट के बाद करना चाहिए। और इसका क्या रीजन है? रात में सोने से पहले। सुबह नाश्ते इसका रीजन ये है कि जब हम कुछ खाते हैं तो अगर कुछ भी चीज़ हमारे मुंह में रह जाती है, दांतों में फंस जाती है, तो वो हमें निकालनी चाहिए। तो वो हमें पहले ब्रश करना चाहिए, उसके बाद हम कहीं और जा सकते हैं। सही। तो बेहतर ये है कि हम सुबह उठते के साथ नाश्ता वो ना करें, नाश्ते के बाद हम ब्रेकफास्ट के बाद। अच्छा, इसमें आपने टूथब्रश की बात की, ब्रश करने की, तो ब्रश दिन में कितनी बार करना चाहिए? 2 टाइम्स। और कुछ लोग तो बस, और देखा कि बच्चे गए वॉशरूम में और 2 सेकंड में बाहर निकल आए और अम्मी को कहा कि हमने कर लिया ब्रश। तो बिल्कुल ये नजर रखने वाली बात है। बाकी 2 मिनट्स के लिए हमें ब्रश एटलीस्ट करना चाहिए, एटलीस्ट 2 मिनट्स के लिए। और वो भी कोशिश करें कि जो ब्रश के जो ब्रिसल्स हैं आगे से वो बहुत सॉफ्ट वाले हों। अच्छा, कुछ टाइप्स आती तो वो स्प्रे। अगर आप मैनुअल ब्रश यूज करते हैं तो आप स्विच कर जाएं। अगर आप देखें, आप रिजल्ट्स खुद फील करेंगे कि एक बंदा अगर मैनुअल से इलेक्ट्रिक ब्रश पे आए ना, जो यहाँ पर इतना कॉमन नहीं है लेकिन अब्रॉड वगैरह में काफ़ी कॉमन है, तो उसके रिजल्ट ज़्यादा अच्छे हैं। वो आपके दांतों में सफाई उससे ज़्यादा अच्छी होती है। अच्छा। आप खुद टेस्ट करके देख सकते हैं। इसके अलावा एक और चीज़ है ओरल हाइजीन में, फ्लॉसिंग, जिसका हमारे यहाँ पे लोगों को नहीं पता, बिल्कुल नहीं पता कि ये है भी क्या और कैसे होता है। फ्लॉसिंग भी ओरल हाइजीन का पार्ट है। एटलीस्ट वंस डेली ये भी करनी चाहिए। वो भी रात में आप पहले टूथब्रश करें एंड देन फ्लॉसिंग करें। होती है एक थ्रेड की तरह का ही होता है, मार्केट से मिल जाता है, इजीली अवेलेबल होता है, बिल्कुल इजीली अवेलेबल होता है। और जो है एक वो उसके आप फिंगर से लेके एल्बो तक उसको मेजर करके अपने फिंगर पर रैप करके हर दांत के बीच में उसको सीसॉ मोशन में इनसाइड और आउटसाइड करना होता है। इसका क्या रीजन होता है?
और ये सिर्फ ही बैक्टीरिया वगैरह सिक्योर करने के लिए, अगर आपको कोई खाना वगैरह फंस गया है दांतों में तो उसको निकालना। अच्छा, ओरल हाइजीन अगर कोई मेंटेन नहीं रखता तो उसको क्या नुकसानात हो सकते हैं? नुकसानात ही, एक तो सबसे पहले कि इन्फेक्शन कोई भी हो सकता है और आपको फूड पॉइजनिंग भी हो सकती है। अच्छा। और जो है आपके बैड ब्रेथ का ताल्लुक भी इससे। अगर लोग अपनी पर्सनालिटी का ख्याल, आपको पता बहुत ज़रूरी है, तो बैड ब्रेथ इससे हो सकता है और आपको इन्फेक्शन वगैरह हो सकता है। अब ये बैड ब्रेथ अगर किसी को है तो उसका क्या, क्योंकि ब्रश कर रहे हैं फिर भी अगर है तो फिर उसके लिए क्या रेकमेंड इसके लिए उन्हें ये चाहिए कि अपने रेगुलर बेसिस पे अपने पास इलायची एंड सौंफ, इस तरह की चीज़ें वो बैड ब्रेथ के लिए अपने पास रखें। अच्छा, वो खाते हैं। आपने टूथब्रश का तो बताया, टूथपेस्ट का भी ऑडियंस जानना जरूर चाहेगी कि कोई खास टूथपेस्ट यूज करना चाहिए? कोशिश करें कि मार्केट्स में ब्रांड के पीछे भागने के बजाय जो है वो अब उसके इंग्रेडिएंट्स देखा करें, उसमें फ्लोराइड मौजूद होना चाहिए। अच्छा। आपके टूथपेस्ट में फ्लोराइड होना चाहिए। और ये हमें कैसे पता चलेगा किस टूथपेस्ट? उसके पीछे इंग्रेडिएंट्स में आपको लिखा हुआ मिलेगा। ओके। और वन थिंग एल्स के ब्रश खरीदते, अच्छा ब्रश भी जो है वो हर 3 महीने के बाद हमें चेंज करना चाहिए। अच्छा, मतलब अगर कोई 6 या 1 साल चला रहा है तो ये नहीं? अच्छा, हाँ बिल्कुल नहीं करना चाहिए, नया ले ले हर 3 महीने के बाद, इतना भी महंगा नहीं। हाँ, ये सही बात है, ये भी बात सही है। और उसके पीछे टंग क्लीनर भी होना चाहिए। टंग वैसे क्लीनिंग, तो हाँ, स्क्रैपर होता है टंग क्लीन करने के लिए, लेकिन वो भी हमारे यहाँ पे कोई नहीं यूज करता। तो अगर हम टंग क्लीनर वाला टूथब्रश ले लें तो वो भी अच्छा है। तो ये क्या ओरल हाइजीन में टंग क्लीनिंग आएगी? बिल्कुल आएगी। तो ये इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, क्यों करनी जरूरी है? आप बैड ब्रेथ का पूछ रहे थे, तो टंग की जो क्लीनिंग है उसकी वजह से, अगर आप टंग की क्लीनिंग नहीं करेंगे तो आपको बैड ब्रेथ उससे भी आएगी। अच्छा, अब एक आम आदमी के माइंड में ये आ रहा है कि आपने खाना खाया और उसके बाद आपने ब्रश करना जरूरी है, क्या ऐसा करना जरूरी है? नहीं, हर मील के बाद तो नहीं कर सकते ना कि आप पूरा दिन ब्रश करते हुए जा रहे हैं, ब्रश करते जा रहे हैं। कुछ लोग थोड़ी थोड़ी देर बाद खाते रहते हैं। हाँ, मंचिंग की आदत होती है, तो हम बार बार तो नहीं करेंगे, लेकिन 2 दफा भी हमारे लोग कर ले तो यही बहुत बड़ी बात है। रेकमेंडेड भी यही है कि 2 टाइम करें। ठीक है, लेकिन फिर उसके बाद खाना, मील के बाद क्या हमें फिर कुल्ली कर लेनी चाहिए? कुछ इस तरह की आप कोई टेक्निक्स बताएंगे जिससे हम? जी बिल्कुल, आप रिंस कर लें अपने माउथ को और इनफ है। ये भी ओरल हाइजीन की बात कर ली हमने। हैंड हाइजीन में क्या चीज़ें हमें देखनी होती हैं? आमतौर पे लोगों को पता है हाथ धोने चाहिए, लेकिन ये नहीं पता कैसे, कितनी देर के लिए, थोड़ा इसको इलैबोरेट करें। हाथ धोना तो सबको ही पता है। और जैसे कि जब 2 years बैक जब कोविड आया था तो इस चीज़ पर बहुत ज़्यादा फोकस किया था कि फ्रीक्वेंटली हैंड वॉशिंग, बहुत बड़ी अवेयरनेस फैल गई थी। उस वक्त तो बहुत ज़्यादा ही फैल गई थी। तो लेकिन 2 to 3 times a day आपको एटलीस्ट वॉश करने चाहिए। अच्छा। हाँ, बेशक आपने कुछ खाना खाया हो ना खाया हो, बाकी इतना तो हमें पता ही है कि बिफोर मील एंड आफ्टर मील एंड आफ्टर यूजिंग टॉयलेट, अगर आपको खांसी लगी हुई है, आपको स्नीजिंग, आपको छींकें आती हैं, तो उसमें भी आपको ज़रूर हैंड वॉश करना चाहिए। हैंड वॉशिंग कितनी देर के लिए करनी चाहिए? रिकमेंडेड है कि 20 seconds तक हैंड वॉश ज़रूर करें। एंड उसका भी मैं अगर आपको कहें तो मैं आपको तरीका बता दूँ। बिल्कुल, तरीका ये है कि हमने पहले रिस्ट तक अपने हैंड्स को वॉश करना है, ठीक है, विद हैंड सोप, विद वाटर एंड सोप। अच्छा, ठीक है, रिस्ट तक हमें वॉश करना है। देन हम यूं स्टेप 2 ये करेंगे एंड देन यूं करेंगे, ऐसे वॉश करेंगे। एवरी स्टेप आप 5 seconds तक कर सकते हैं। अच्छा, ठीक है, यूं करेंगे एंड देन ये आप फिंगर्स रख के अपने पाम में, ये नेल्स के लिए ताकि जो अंदर तक। अच्छा, ठीक है, एंड देन यूं ऐसे करेंगे एंड देन ये थम्स को क्लीन करेंगे। अच्छा, तो ये 5 seconds तक हम थोड़ा स्टेप्स फॉलो करें। 5 steps आपको करने चाहिए। आपने सोप की बात की, सोप कोई स्पेसिफिक सोप होना चाहिए? सोप जो है वो आप नॉर्मली जो यूज़ करते हैं घर में, डिटर्जेंट सोप्स जो होते हैं आप वो यूज़ कर सकते हैं, कोई इसमें स्पेशलिटी। हैंड हाइजीन की आपने बात तो की कि करनी चाहिए, क्यों करनी चाहिए? अगर कोई नहीं करता तो फिर क्यों, क्या हो सकता है उसको? नहीं करते तो हमने फिर उन्हीं, अगर गंदे हाथों से ही अगर हमने खाना खाना है, ठीक है, आपके हाथ साफ नहीं है, खाना खाएंगे, अंदर जाएगा खाना और आपको इन्फेक्शन हो सकता है। अच्छा, सैनिटाइजर का रोल बताएं। सैनिटाइजर का फायदा है, अगर मेरे सामने अगर हाथ धोने की अवेलेबिलिटी है साबुन से और सैनिटाइजर भी है, तो दोनों में से क्या प्रेफर करेंगे आप? हैंड सैनिटाइजर बिल्कुल यूज कर सकते हैं वक्त की मुनासिबत से। अगर आपके पास सोप अवेलेबल नहीं है तो आप जरूर हैंड कुछ लोगों को देखा है थोड़ी देर बाद टक 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 सैनिटाइज कर लिया, तो क्या ये भी टेक्निक सही है, ये चीज करनी चाहिए? नहीं, हर ये ड्राइनेस भी कर देता है। अगर आप ज्यादा यूज करें ना तो ये हैंड्स को ड्राई कर देता है, क्योंकि ये मॉइस्चर को ब्लॉक करता है।
अच्छा, हैंड हाइजीन की हमने बात की, अब हैंड्स में एक स्पेसिफिक चीज़ है, नेल्स आपने शुरू में बताया, आप इस पर भी बात बताएंगी। तो नेल्स की हाइजीन से क्या मुराद है? नाखून तो काटने चाहिए, सबको पता है, लेकिन इस पे क्या आप कहना चाहेंगे? बिल्कुल, नेल्स को जो है हमें कट इसलिए करना है बिकॉज अगर वो बड़े होंगे तो उनमें खाना फंसेगा, फिर उन्हीं हाथों से खाना खाएंगे तो वो इंजेस्ट कर सकते हैं आप बैक्टीरियाज को, एंड यू कैन गेट एन लेकिन इन्फेक्शन, आप भी फीमेल है, आपकी भी बहुत सारी दोस्तें होंगी जिनके नाखून बढ़ने का शौक होता है, उनको बढ़ाने का। बिल्कुल बढ़ाने का शौक होता है, लेकिन मैंने नहीं बढ़ाए हुए। तो वो लोग फिर आप उनको क्या कहेंगे? उनको हम ये से बोलते हैं कि भाई हम तो बताने वाले हैं, हम नहीं रखे हुए, तो गलत बात है। इनफैक्ट अब हम जब ओपीडीज में होते हैं हमें अलाउड नहीं होता है कि हम एग्जामिनेशन करनी होती है पेशेंट्स की, वी आर नॉट अलाउड टू हैव नेल्स। ओके। तो इन्हें कट करने का भी एक स्पेसिफिक तरीका। कब काटनी चाहिए पहले ये बताएं। कब? हाँ, मतलब अगर आप हर फ्राइडे कट कर लें तो बेहतर है कि आपकी सुन्नत का अमल भी पूरा हो जाएगा और आपके नेल्स भी हर फ्राइडे ट्रिम हो जाएंगे। और काटने का तरीका स्पेसिफिकली कोई? काटने का ये तरीका है कि आप जब नेल्स को कट करें तो आप बिल्कुल इन्हें स्ट्रेट कट करें, ठीक है? और ताकि साइड्स में नहीं कट करना, पहले स्ट्रेट कट करना और कोशिश करें कि आपके क्यूटिकल्स कट ना हो, क्योंकि क्यूटिकल्स जो होते हैं ना, क्यूटिकल क्या होते हैं? क्यूटिकल ये वाला एरिया होता है। अच्छा, बिल्कुल। हम उसको जैसे नेल बेड के बाद होता है। अच्छा, नाखून की जड़ हम आम ज़बान में कह सकते हैं। क्योंकि ये भी जो है ना, अगर अल्लाह ताला ने हमें इस तरह से रखा है कि ये भी हमें इन्फेक्शन से प्रिवेंट कर रहा होता है, तो इसको नहीं कट करना चाहिए। अगर कोई वो स्पा रहे लोग कर रहे होते हैं, पार्लर वगैरह जाते हैं, वहाँ पे क्यूटिकल्स को कट कर देते हैं, बिल्कुल वो क्लीन कर देते हैं। तो इस चीज़ से अवॉइड करना चाहिए। और अगर कोई गलत तरीके से काटता है तो फिर उसको क्या हो सकता है? वो आपने अगर देखा हो, इनग्रोन नेल हो जाते हैं। अच्छा। अगर ये साइड्स भी आपको ध्यान से करनी चाहिए। इनग्रोन नेल होता है कि जो आपका जो नेल है ना, वो सही से ग्रो नहीं कर रहा होता, वो जो उसकी रूट्स हैं वहाँ से वो ग्रो ही नहीं कर रहा होता। मुझे आपकी बात से समझ में आ रहा है कि हमने गलत काट लिया, उसकी वजह से नहीं सही ग्रो कर रहा है। एम आई राइट? अच्छा, आप मुझे शो से पहले बता रही थी कि मैं आपको नाखून काटने का कोई सीक्वेंस भी है, वो ज़रा आप मुझे बताएं, क्या सीक्वेंस है उसका? बिल्कुल, सीक्वेंस अगर हम इस्लाम के अकॉर्डिंग चलें, सुन्नत के मुताबिक चलें तो और ज़्यादा अच्छा हो जाता है। अच्छा। तो सुन्नत तरीका यही है कि आप राइट हैंड से ही स्टार्ट करें और राइट हैंड पे ही एंड करें। ओके। अब आप कहेंगे कि कैसे? अगर हम सुन्नत तरीके पर अमल करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। अच्छा, वो क्या है? वो ये है कि आप राइट हैंड से ही स्टार्ट लेते हैं और राइट हैंड पे ही आपको एंड करना होता है। ये कैसे होगा, राइट हैंड से स्टार्ट और फिर? बिल्कुल, आप अगर हाथ को ऐसे करें जैसे हम दुआ मांगते हैं, इस तरह आपको याद रखने में भी आसानी होगी। ठीक है। ठीक है, तो आप इंडेक्स फिंगर से स्टार्ट लेंगे, देन कम्स द मिडिल फिंगर, रिंग फिंगर, देन लिटिल फिंगर। अच्छा, वो राइट थंब को हम अभी छोड़ देंगे। अच्छा, ठीक है। अब दुआ में यूं हाथ चलाते हैं ना, रखते हैं, तो इसके बाद हम फिर लिटिल फिंगर, फिर रिंग फिंगर, मिडिल फिंगर, जी लेफ्ट साइड की, एंड देन इंडेक्स फिंगर। इसके बाद हम यहाँ थंब पे आ जाएंगे, लेफ्ट थंब पे। बिल्कुल, हम ये वाला लेफ्ट थंब कट कर लिया, उसके बाद फिर हम एंड में राइट हैंड पे आएंगे और राइट थंब को कट करेंगे। अच्छा, इसलिए फिर इस तरह हम राइट हैंड से स्टार्ट हुए और राइट थंब पे एंड हुए तो राइट हैंड ही एंड में करते। तो ये सुन्नत तरीका भी है और एक सीक्वेंस भी है। सीक्वेंस भी है, याद भी रहेगा आपको दुआ के हिसाब से। थैंक यू सो मच, ये मेरे ख्याल से बड़ा एक अच्छा इन्फॉर्मेटिव हो गया। अच्छा, बच्चे अक्सर नाखून जो है ना, बच्चे क्या, अब तो बड़ों को भी देखा गया है कि नाखून मुंह से खाते हैं। टेंशन बहुत हो गई है ना, टेंशन में खाते हैं, उनको पता नहीं क्या होता है, तो करना चाहिए? बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तो फिर इसके क्या, कैसे रोका जाए? देखिए, एक होता है कि आपको किसी और चीज़ से इन्फेक्शन लगना, और एक होता है कि आप अपने हाथों से अपने अंदर इन्फेक्शन ले रहे हैं। अच्छा, यानी कि आप जब आपके नेल्स बड़े होंगे तो आप उन्हीं हाथों से खाना भी खा रहे हैं, तो उन्हीं हाथों को मुंह में भी डाल रहे हैं, तो ये डायरेक्टली इन्फेक्शन आप इंजेस्ट कर रहे हैं। एक तो है कि कोई इनडायरेक्ट वे में आ जा रहे हैं, हम तो डायरेक्टली। अच्छा, हम डायरेक्टली अपने अंदर। तो बच्चों को आप क्या सजेस्ट करेंगी? कि एक तो आप कह देंगी कैमरे में देख के कि नहीं करो बच्चों ऐसे, लेकिन एक आप पेरेंट्स को क्या कहेंगी कि क्या ऐसी चीजें करें कि बच्चे ना करें? बस बच्चों को मॉनिटर करना चाहिए पेरेंट्स को, कि बच्चों पे नजर रखें और वो ना खाएं। अगर वो बीमार रहेंगे तो वो हेल्दी नहीं होंगे, कभी भी उनकी इम्यूनिटी अच्छी नहीं होगी, उनको खेल कूद में भी मसला होगा, तो बच्चों को इस चीज़ पे नजर रखनी चाहिए। अच्छा, हैंड हाइजीन में नेल्स की भी हमने बात की। अक्सर देखा गया छींक आ रही होती है, तो फिर उसका कोई खास मेथड है कि हाइजीनिक वे में हम सामने वाले को भी अच्छा लगे कि हमने छींक बड़े अच्छे से कर ली और हम भी हाइजीनिक रहे, तो इसका कोई तरीका है?
वैसे तो बेस्ट ये है कि अगर किसी के पास टिश्यू पेपर या फिर पेपर टॉवल है तो वो यूज करें और एक बार यूज करके उसे डिस्कार्ड भी कर दें। अच्छा, बार बार रीयूज नहीं करना चाहिए? बिल्कुल नहीं। तो लेकिन अगर टिश्यू पेपर भी हर किसी के पास हर जगह अवेलेबल नहीं होगा, ऐसी सिचुएशन भी आ सकती है, तो रुमाल? तो हम नहीं, रुमाल नहीं, हम अपना फेस को टर्न करके अपने जो एल्बो, हमारी जो है पॉकेट एल्बो है, हम इधर ऐसे करके हम छींक मारें, ठीक है? आप साइडवेज टर्न करके अपनी एल्बो में या फिर अपना हाथ ही रखें, लेकिन फिर उसको वॉश कर लें, लेकिन ज्यादा बेहतर एल्बो वाला में। एल्बो इज द रिकमेंडेड। और खांसी करने का कोई स्पेसिफिक तरीका ताकि एक बड़े अच्छे अंदाज में? अब अगर आप किसी के सामने बात कर रहे हैं तो उन्हीं के सामने तो नहीं खांसेंगे, उनके मुंह पे तो नहीं खांसेंगे, तो ये भी आप साइड पे अपने हाथ रख के, साइड पे हाथ रख के आप फेस साइड पे कर सकते हैं और फिर उस हाथ को वॉश कर लें। ठीक है। अच्छा जी, आपने शुरू में कहा एयर हाइजीन की, आपने जब बोला तो मुझे थोड़ा अजीब लगा कि एयर की क्या हाइजीन होगी, कानों की क्या हाइजीन होगी? कान साफ करने होते हैं कॉटन बड यूज करके कर लेते हैं साफ, लेकिन अब बता ही दें, अब आपने कहा है इस पे आप बात करेंगी, तो क्या इसमें क्या चीज़ें देखनी होती है? इसके लिए जो है हमारे कॉमनली लोग टॉवल भी यूज़ कर रहे होते हैं। वो टॉवल अपने बाथिंग के बाद जो है वो टॉवल को अंदर लेके जा रहे होते हैं, तो विच इज़ नॉट गुड, बिकॉज उनके मुताबिक वो कानों की मैल साफ कर रहे हैं, जबकि कानों की मैल का निकलने का प्रोसीजर अल्लाह ताला ने पहले से ही सेट किया हुआ है कि जैसे जब हम बात करते हैं या जब हम च्यू करते हैं, हम खाना चबाते हैं, तो वो वैक्स आहिस्ता आहिस्ता खुद ही बाहर आता है। तो आपको बस इतना करना है कि आप कोई भी टिश्यू पेपर लेके कॉटन बड नहीं यूज़ करें। कॉटन बड यूज़ नहीं करें? कॉटन बड नहीं यूज़ करेंगे, बिकॉज एक केस हमारे पास आया था जिसमें ये था कि कॉटन बड के ऊपर जो कॉटन लगी हुई थी ना, वो रोल होके वो निकल के वो अंदर ही चली गई थी, बिकॉज वो घुमा रहे होते हैं अंदर, वो हमारा इंटरनल एयर भी डैमेज हो सकता है। हमारा ये जो वैक्स है ये आउटर एयर पे खुद ही आ जाता है। तो कान की फिर सफाई का क्या है? कान की सफाई के लिए बस इतनी ही ज़रूरत है कि आप कोई टिश्यू पेपर लेके, कोई पेपर टॉवल लेके आपको बस आउटर एरिया को क्लीन करना है, मतलब बाहर जो कान का हिस्सा है उसको साफ करना है, अंदर वैक्स। आपको पता है वैक्स ज़रूरी भी है, मतलब वो हमारे इस तरह ज़रूरी है कि वो स्टिकी होती है, ठीक है? आपने देखा होगा वैक्स को कभी देखा हाथ में, तो वो स्टिकी होती है, तो वो इसलिए अल्लाह ताला ने ये निज़ाम रखा है क्योंकि बाहर से आने वाली कोई भी चीज़, कोई कीड़ा मकोड़ा है, कोई भी चीज़ है, वो उस पर स्टिक हो जाता है और अंदर का एयर उससे महफूज रहता है। तो ये प्रोटेक्टिव लेयर है, बिल्कुल, और हम उसको कॉटन बड से निकाल के खुश हो हमारे जाते हैं। कानों की इतनी गंदगी नहीं। हाँ, कुछ लोगों का ये ओवर प्रोडक्शन होती है इससे, उन लोगों को निकलवाने की ज़रूरत पड़ जाती है क्योंकि उनको फिर सिम्टम्स आने लग जाते हैं, जैसे कि उन्हें कम सुनाई देगा, उनको पेन होगा या उनको टेनाइटिस होगा। टेनाइटिस होता है कि रिंगिंग सेंसेशन होती है आपके ईयर में, तो फिर उसके लिए फिर आपको ENT स्पेशलिस्ट के पास जाना चाहिए, वो अपने ऑटोस्कोप से देख के फिर आपको आगे कंटिन्यू ट्रीटमेंट बताएंगे। अच्छा, टिश्यू से तो हमने बाहर का एरिया साफ कर लिया, अंदर के एरिया को साफ करने की जरूरत नहीं है? अंदर के एरिया को साफ करने की जरूरत नहीं है, बस आप बाहर के एरिया को ही आप साफ करेंगे, बाकी जो वैक्स होती है वो ऐसा ऐसा खुद ही बाहर आती रहती है और आप उसी को साफ करते रहेंगे। सही। अच्छा, एक आमतौर पे देखा गया चाबी, पेन, सेफ्टी पिन और इस तरह की चीज़ें यूज़ कर रहे होते हैं कान को जब उनको खुजली हो रही होती है, तो क्या ये करना सही? इवन फीमेल्स तो कोई बालों में पिन लगी हुई होती है तो वो उससे भी कर लेती हैं। इससे वो अपना जो कहते हैं कि कानों का पर्दा वो मिडिल ईयर पे होता है, तो वो जो है कानों का पर्दा भी अपना डैमेज कर सकती हैं। और जो अगर वो पेन यूज़ करिए, वो चाबी यूज़ करिए, वो कौन सा साफ़ है, किसी भी आप वो सैनिटाइजर से साफ करके और फिर वो यूज़ करिए, ऐसा तो नहीं है ना। अच्छा, हाइजीन की बात हो रही तो इसमें शावर का भी कोई इम्पोर्टेंट रोल है? बिल्कुल है। सफाई मेरा ख्याल है या दिन मेरा ख्याल है शुरू ही ओरल हाइजीन के बाद शावर से ही होता है। ओके, ठीक है, तो वंस डेली तो बिल्कुल सबको ही लेना चाहिए शावर। ठीक है, लेकिन अगर आपके काम पर डिपेंड करता है, अब इवन वर्किंग वुमेन भी अगर हो या वर्किंग फीमेल्स हो, घर पे रहती हों, तो वो भी किचन में काम करेंगी, सफाई वगैरह कोई करेंगी, तो उन्हें ट्वाइस डेली मैं कहती हूँ शावर लेना चाहिए। नहीं, ये ज़रूरी नहीं कि आप अपने बाल भी वॉश करें। अच्छा, हाँ, आपसे बॉडी वॉश करना है, आप ट्वाइस डेली तो आप ज़रूर बॉडी वॉश करें। अच्छा, हेयर वॉशिंग में फिर शैम्पू का भी एक रोल आ जाता है, तो शैम्पू को स्पेसिफिक यूज़ इसलिए मैंने आपको कहा कि शैम्पू डेली यूज़ नहीं करना। हाँ, आपको बाल रोज़ाना नहीं धोने, शैम्पू डेली यूज़ नहीं करना है। और शैम्पू कोशिश करें कि नेचुरल, ऑर्गेनिक और प्लांट बेस्ड हो,
ओके। हाँ, तो कोई स्पेसिफिक शैम्पू आप रेकमेंड करेंगे कि ये वाला शैम्पू? नहीं, बस शैम्पू बाय करते हुए आप कोशिश करें कि उसके इंग्रेडिएंट्स देखें और वो प्लांट बेस्ड हो, वो नेचुरल ऑर्गेनिक हो। ओके। और एक और चीज़ हमारे कॉमनली लोगों को नहीं पता, सबको लगता है कि जिन्होंने बालों में कोई ट्रीटमेंट करवाई हुई हो, केराटिन हो, रिबॉन्डिंग हो या डाई लिया हो, सिर्फ वही सल्फेट फ्री शैम्पू यूज़ कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। अच्छा। सल्फेट फ्री, हम सबको ही सल्फेट फ्री शैम्पू ही यूज़ करना चाहिए। उससे ये होता है कि वो आपका जो हेयर का मॉइस्चर है ना, वो एब्जॉर्ब कर लेता है। अच्छा। सल्फेट, इसलिए, और ड्राई हेयर तो नहीं चाहिए हमें, तो इसलिए आप सल्फेट फ्री शैम्पू रिकमेंडेड है। अच्छा, लोग शैम्पू करने के बाद, शावर लेने के बाद हेयर ड्रायर यूज करते हैं, क्या इसकी कोई? देखिए, ओकेजनली तो चलेगा, ओकेजनली चलेगा, बट रेगुलर बेसिस पर नहीं। ओके जी। और ये रूट्स को वीक करेगा आपके। सही। ऑयलिंग का क्या रोल है हमारे? ऑयलिंग ट्वाइस अ वीक। और कौन सा ऑयल यूज करना चाहिए? बड़े अलग अलग ऑयल आते हैं ना। नहीं, आप मस्टर्ड ऑयल, एंड वैसे तो अकॉर्डिंग आपको जो सूट करे, कुछ लोगों को कोकोनट ऑयल नहीं सूट करता, उन्हें बाल बहुत ड्राई लगते हैं उससे, और वैसे भी सर्दियों में तो कोकोनट ऑयल नहीं यूज करना चाहिए। अच्छा। बिल्कुल, लेकिन आप मस्टर्ड ऑयल प्रेफर। कुछ लोग ऑयल लगा के फिर वो एक दिन पूरा लगा के फिर शावर लेते हैं, तो क्या ये सही है? आप ओवरनाइट रख लें, ओवरनाइट आप सुबह शावर ले लें, ओवरनाइट लगा लें, और अगर बिल्कुल भी टाइम नहीं है तो आप शावर से 1 आवर पहले ऑयल लगा के आप हॉट टॉवल सर पे रख लें। उससे जो है ना, जो ऑयल के न्यूट्रिएंट्स है ना, वो ज़रा जल्दी एक्सट्रैक्ट हो जाते हैं। आपको जल्दी भी है, 1 आवर है आपके पास, पर आपने हॉट टॉवल रख लिया। अच्छा, हाइजीन की हमने बहुत सारी बातें की, बहुत सारी बातें रह गई, नेक्स्ट एपिसोड में बात करेंगे इंशाल्लाह। जाते जाते आप क्या मैसेज देना चाहेंगे ऑडियंस को? ओके, हाइजीन के बारे में तो बहुत सी बातें हो ही गई हैं, लेकिन मैं मैसेज ये देना चाहूँगी कि खुश रहें, पॉजिटिव रहें, और दूसरों को भी खुश रखें, और ये शो देखते रहें। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट एपिसोड में मुलाकात होगी डिफरेंट डॉक्टर के साथ, डिफरेंट डिजीज़ के ऊपर। थैंक यू सो मच।